अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। और आज हम इसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें सबसे पहले बच्चों जो हमने डेफिनेशन सीखनी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी इसमें हम लोगों ने पढ़ना तो चार्जेस को ही होता है, लेकिन वो चार्जेस पड़े कहाँ पर होने चाहिए, वो चार्जेस रेस्ट पर पड़े होने चाहिए। तो अगर मेरे पास मैं किसी चार्ज को स्टडी कर रहा हूँ और वो चार्ज जो है वो हमारे पास रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया। मिसाल के तौर पर अगर इस तरफ मेरे पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर कुछ भी पढ़ूंगा, इसकी पोजीशन, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी या ये किसी दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, मैं जितनी भी बातें इसके बारे में पढ़ूंगा, चूँकि ये चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि ये सारी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसकी स्टडी को हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके लिए लफ्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एटमोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में दो अल्फाज का मजमूआ है। तो लफ्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाज से बनता है, नंबर 1 इलेक्ट्रो और नंबर 2 स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो हिस्से बन जाते हैं। अब याद रखें कि जो इलेक्ट्रो होता है, इस इलेक्ट्रो लफ्ज़ का मतलब होता है चार्ज। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रो लफ्ज़ आ जाए तो उससे मुराद चार्ज होता है। और जो स्टैटिक्स लफ्ज़ होता है बच्चे जी, इसका मतलब होता है एट रेस्ट या स्टैटिक या स्टेशनरी। तो यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना मतलब बन जाता है चार्ज एट रेस्ट। तो इसका मतलब है अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, उसकी स्टडी को हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो याद रखिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ऑपोजिट है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज को रेस्ट पे पढ़ना होता है, जबकि याद रखिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इसका मतलब है अगर कोई चार्ज मोशन में है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है रेस्ट में होने की बजाय, तो हम लोग कहेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। अगर कोई चार्ज मोशन में मौजूद है तो हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पर अगर इधर मेरे पास एक वायर मौजूद है, लेट्स से कि दिस इज़ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम वायर भी बोलते हैं। वायर हमेशा याद रखिएगा कंडक्टर से बनती है, और कंडक्टर से नॉर्मली हमारी मुराद मेटल होता है। जब मैं इस कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो इस कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। बहरहाल वो बात की बातें, अभी के लिए बस याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्जेस हैं ना, और ये चार्जेस अब क्या करने लग गए हैं, मोशन करने लग गए हैं। तो बेटा जी याद रखिएगा कि इनको हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ना है उन चार्जेस को जो रेस्ट पे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ना है उन चार्जेस को जो मोशन में। ये बेसिक और आसान सा डिफरेंस आपने याद रखना है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम हम रखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जिस तरह रेस्ट वाले चार्जेस को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसी तरह मूविंग चार्जेस को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, या फिर आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब मैं बार बार ये बातें करता हूँ तो देखें ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं चार्ज की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैं चार्ज की बात करता हूँ। तो पहला सवाल तो हमारे ज़हन में ये आना चाहिए कि चार्ज किस बला का नाम है, व्हाट इज़ अ चार्ज एक्चुअली। तो चार्ज के ऊपर बेटा जी बात करते हैं। जी बच्चों, तो अब हम चार्ज के ऊपर बात करेंगे कि चार्ज क्या है। तो याद रखिएगा, चार्ज को समझाने के लिए हम लोग सबसे पहली बात ये कहते हैं कि चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये चार्ज के लिए एक बुनियादी बात तो आपने याद रखनी है कि चार्ज हमारे पास है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना, ये मैटर की बुनियादी प्रॉपर्टी है। चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बुनियादी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमें पता है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें उसकी रीज़न नहीं पता। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो आपको पता है हर मैस दूसरे मैस को ट्रैक करता है, लेकिन सवाल है क्यों करता है, तो हम नहीं जानते। तो ग्रेविटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह चार्ज
अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते क्यों हैं। आपको पता है ये वाला पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन क्या आपको इसकी रीज़न पता है कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते क्यों हैं? तो उसका आंसर है नहीं, हमें रीज़न नहीं पता, हम नहीं जानते कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये बात याद रखें कि इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो वी कैन ऑल्सो कॉल चार्ज एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है। अब याद रखें कि इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के आने से होता क्या है। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के आने से होता ये है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज आ जाए तो ये किसी दूसरी बॉडी जिस पे चार्ज मौजूद है उसके अंदर या तो अट्रैक्शन कॉज करता है या फिर रिपल्जन कॉज करता है। तो याद रखिएगा चार्ज आने से ये काम होता है। तो चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि अगर ये किसी बॉडी पर आ जाए तो ये अपने जैसी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत पैदा कर देता है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि चार्ज को कैपिटल क्यू से भी शो किया जा सकता है, चार्ज को स्मॉल क्यू से भी शो किया जा सकता है। ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद बेटा जी याद रखिएगा कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कुल मिला के दो तरह का चार्ज होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। और ये बात आपने याद रखनी है कि चार्ज सिर्फ दो तरह का ही होता है, तीन तरह का चार्ज नहीं हो सकता। अब चार्ज दो तरह का होता है और आप सारे बच्चे जानते हैं कि चार्ज की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। चार्ज के नीदर भी पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज के नीदर भी है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। बेटा जी यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस है। अगर कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये बात याद रखें कि नेगेटिव चार्ज उस बॉडी में आता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसमें पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और नेगेटिव चार्ज उस बॉडी में आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये भी एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि अगर किसी जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो बेटा याद रखें उस बॉडी का मैस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, मैस उसका डिक्रीज़ होगा। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए हैं, गेन हुए हैं, तो उसका मैस जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये ट्रेंड आपने बेटा जी याद रखना है कि अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो उसका मैस जो है वो डिक्रीज़ होता है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उसका मैस इंक्रीज़ होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आसान सी बात है। इलेक्ट्रॉन आपने लूज़ किए हैं तो कुछ ना कुछ मैस चला गया ना, तो मैस डिक्रीज़ हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए हैं तो कुछ ना कुछ मैस इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, गेन हुए हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन की चार्जेस की दो टाइप्स हैं, ये हमें किसने बताई थी? तो ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रख लीजिएगा। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये हमें बताने वाले बंदे का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर बेटा जी चार्ज का एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। चार्ज का एक फार्मूला होता है Q = NE, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपने याद रखना है। चार्ज के रिलेटेड फार्मूला, इसके अंदर सारी बातें एक दफ़ा कर लेते हैं। ये Q बेटा हमारे पास टोटल चार्ज है। किसी भी बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q से। बेटा ये जो N है ये याद रखिएगा, ये हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसे नंबर ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। 5 चार्ज हैं, 10 चार्ज हैं, उसको N की जगह लिखेंगे। और एट लास्ट याद रखें E का क्या मतलब है। तो E के अंदर हम लिखते हैं कि E हमारे पास है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं E। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू भी बेटा जी आपने याद रखनी है। तो याद रखें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। जी, तो आई होप सो कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम।
ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके रिलेटेड मैं आपको आगे जाके कुछ एमसीक्यूज भी करवाता हूँ और कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको बताता हूँ। तो चार्ज का एक फार्मूला हमारे पास हो गया NE। चार्ज का दूसरा फार्मूला भी हमारे पास होता है और वो करंट के फार्मूले से आता है, उसको भी मैं आगे जाके आपको डिस्कस करवाता हूँ, अभी नहीं। अभी आप इतनी सी बातें बस चार्ज के वाले से याद रखिएगा। अब चार्ज में अगली बात याद रखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स वैल्यूज़। क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स वैल्यूज़। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज की हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। अब मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, गौर से बातों को समझिएगा। लेट्स से कि आप किसी शॉप पर गए हैं, तो शॉप में जाके आप उससे 1 किलोग्राम चीनी भी मांग सकते हैं, आप उससे 1.2 किलोग्राम चीनी भी मांग सकते हैं, आप उससे 1.5 किलोग्राम चीनी भी मांग सकते हैं। आप उसको कहें मुझे 300 की चीनी दे दो, तो मुमकिन है कि 300 की चीनी 1.75 किलोग्राम भी हो। यानी शॉप से तो आप किसी भी वज़न की चीनी जो है ना वो नाप सकते हैं। अगर आप शॉप से कभी भी चीनी खरीदें तो आप किसी भी वज़न की चीनी ले सकते हैं। लेकिन अगर शॉपिंग मॉल में जाएं आप, तो शॉपिंग मॉल में जो बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं चीनी के, वो ऐसे नहीं होते, वो 1 किलो वाला होता है। अब मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल में 1 किलोग्राम की चीनी का पैकेट है। अब आप वहाँ से 1.2 kg नहीं ले सकते। अगर आपको दूसरा पैकेट लेना है तो वो 2 kg हो जाएगा, यानी 2 1 kg वाले पैकेट आप ले सकते हैं, तो 2 × 1 kg होगा। इसी तरह या फिर आप सिर्फ 3 kg चीनी ले सकते हैं, 3 kg पैकेट ले सकते हैं, एक पैकेट 3 × 1 kg। इसी तरह आप 4 पैकेट ले सकते हैं 1 kg वाले, तो 4 × 1 kg वाले पैकेट। यानी कि शॉपिंग मॉल में अगर आप गौर करें तो या तो आप 1 पैकेट ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं। आप 1.2 पैकेट नहीं ले सकते, या 1.5 किलो चीनी नहीं ले सकते। चार्जेस भी बेटा जी इसी तरह से काम करते हैं कि चार्ज में हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। और फिक्स वैल्यू क्या होती है कि आप जो है ना चार्ज जो है वो या तो 1 चार्ज ट्रैवल करवा सकते हैं, 2 करा सकते हैं, 3 करा सकते हैं, 4 एंड सो ऑन। पॉइंट में या फ्रैक्शन में चार्ज ट्रैवल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर इस जगह पर मेरे पास एक अदद बॉडी मौजूद है और दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर एक और बॉडी भी इमेजिन कर लेता हूँ, तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक और बॉडी है। अब 2 बॉडीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। मैं इस पहली बॉडी से यहाँ पर एक चार्ज फेंकता हूँ। लेट्स से कि पहली वाली बॉडी दूसरी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन देती है, तो आपको पता है इस पर माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नहीं, इसमें ना आप 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लाएं, तो क्या आप ला सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, 0.5 इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। क्या कोई आधा इलेक्ट्रॉन होता है? ऐसा तो नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन उधर पीछे फंस गया और आधा इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रैवल होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो सकता है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन उधर से उधर ट्रैवल करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि 2.5 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो चार्ज है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर चार्ज को ट्रैवल करवाना है तो इट विल हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q = NE, ये याद रखें, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज जो है वो NE के बराबर ही हो सकता है। और यहाँ पर N से मुराद क्या है? N से मुराद है 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी हमारा जो चार्ज है इट विल बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आया है तो बेटा जी वो चार्ज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। यानी हो सकता है उस बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया हो सकता है उस बॉडी पे 2 गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया हो सकता है 3 गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। इंटेग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस बॉडी पे 1.5 गुना चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का। 1.5 होता ही नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा और आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ सकता है, 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है। यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का। ये बात आपने याद रखनी है और इसी को सपोर्ट करता है ये फार्मूला Q = NE, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये बात आपने याद रखनी है। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलम। तो अब चार्ज जो है वो इसी वैल्यू का, या तो ये वैल्यू होगी, ये इस वैल्यू का डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, लेकिन इस वैल्यू का 1.5 टाइम्स नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक होता है या दो होते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये देखें कैन नॉट पूछा गया, इनमें से कौन सा वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। पहला ऑप्शन देखें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप गौर करें तो ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसकी बात करें 3.2 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि आप 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी में तो ये चार्ज आएगा। इसी तरह 6.4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, अगर किसी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर आप इसी 1.6 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका एक ही ऑप्शन गलत होगा जो कि चार्ली ऑप्शन है। और चार्ली ऑप्शन अगर आप देखें तो ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ना ये 2 का चार्ज है, ना ये 4 का चार्ज है, बल्कि 1.6 और 5.2 ये आपके पास, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास रियल सिस्टम में आता ही नहीं है, ये आपके पास फ्रैक्शन की सूरत में ही आएगा। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो याद रखिएगा ये हमारे पास बनेगा 3.25 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। यानी अगर इतना चार्ज किसी बॉडी पे है तो इसका मतलब है उसमें 3.25 इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल किया है। तो आप मुझे बताएं क्या 3.25 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.25 नहीं हो सकता। इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा है कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ली ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। आई होप सो कि ये एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा, और इसी एमसीक्यू की मदद से आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला आर्टिकल भी समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो याद रखिएगा हम कहते हैं कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कोई भी चार्ज ज़ाया नहीं होता या एक्सटर्नल चार्ज अंदर नहीं आता, तो याद रखिएगा अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो टोटल चार्ज है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये एक बॉडी है जिसमें 6 कूलम चार्ज है, और ये दूसरी बॉडी है जिसमें -4 कूलम चार्ज है। हम इन दोनों बॉडीज़ को टच कर देते हैं। ये बॉडी ए है हमारे पास, ये बॉडी बी है। तो अब हमने बॉडी ए और बॉडी बी को टच कर दिया, बॉडी ए और बॉडी बी को हमने क्या कर दिया है, टच कर दिया है। अब वो आपसे क्वेश्चन करता है कि जब मैंने इन दोनों बॉडीज़ को टच किया, टच करने के बाद हमारे पास जो बॉडी ए थी, बॉडी ए में चार्ज आ गया 4 कूलम, तो क्या बता सकते हैं बॉडी बी में चार्ज कितना होगा? ये क्वेश्चन है अब आपसे। और मैंने भी आपको बताया कि जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा। तो ज़रा टोटल चार्ज कैलकुलेट करें। पहले इसमें ज़रा देखें, स्टार्टिंग केस में 6 कूलम चार्ज था, -4 कूलम चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितने कूलम हुआ? 2 कूलम चार्ज हुआ। यानी आपका ये जो फाइनल आंसर है इसमें भी कितने कूलम चार्ज होना चाहिए? 2 कूलम चार्ज होना चाहिए। अब मुझे बताएं 2 कूलम चार्ज कब आएगा? 2 कूलम चार्ज कब आएगा? तो ज़रा गौर से बात को समझें। यहाँ पर आपके पास 2 कूलम चार्ज, एक तो 4 कूलम है, इसमें कोई x टाइम्स चार्ज आए और चार्ज कितने कूलम बन जाए? 2 कूलम। अब ये कब होगा? तो आप देखें कि ये x को इधर ही रहने दें, 4 कूलम को हवा भेज दें, तो आएगा x = 2 कूलम -4 कूलम, और 2 कूलम -4 कूलम आएगा -2 कूलम। तो इसका मतलब है ये जो बॉडी है इसमें -2 कूलम का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को अब कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को कैलकुलेट करके 4 कूलम में से 2 कूलम माइनस करें तो आपके पास आएगा 2 कूलम। तो आप देखें यहाँ पर भी जो आपका रिजल्टेंट चार्ज है वो 2 कूलम बन रहा है, और यहाँ स्टार्ट में देखें जो आपका रिजल्टेंट चार्ज है वो भी 2 कूलम है। तो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। यानी अगर आप
इन पहली दो बॉडीज़ के हिसाब से देखें तो दोनों बॉडीज़ में टोटल चार्ज 2 कूलम है, और अगर यहाँ देखें तो दोनों बॉडीज़ में भी टोटल चार्ज कितने कूलम है, 2। हालांकि पहले की निस्बत दोनों में अलग चार्ज है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि चार्ज जो है वो टोटल चार्ज हमारे पास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो बेटा जी याद रखिएगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और याद रखें कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब यहाँ छोटी सी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे चार्ज का एक दूसरा फार्मूला बताऊंगा जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो करंट का फार्मूला आप सबने 10th क्लास में पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, और इस चैप्टर में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये टाइम बार इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो चार्ज है उसका फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी, और ये देखें ये चार्ज का फार्मूला एक और आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू आई टी। अच्छा, अब यहाँ ज़रा गौर से बात को समझें कि मैं आपको बता चुका हूँ Q का मतलब क्या है। तो बेटा याद रखें Q मीन्स चार्ज, I का मतलब क्या है, तो बेटा I मीन्स करंट, और T का मतलब क्या है, तो ये तो सबको ही पता है, T मीन्स टाइम। तो देखें चार्ज का फार्मूला आ गया करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से आप चार्ज का एक और यूनिट भी निकाल लें। आपको भी मैंने बताया चार्ज का यूनिट हमारे पास कौन है, कूलम, तो चार्ज की जगह लिखते हैं कूलम। करंट का यूनिट आप लोग को मैंने बताया है एम्पेयर, और टाइम, तो टाइम का यूनिट आप लोगों को मैंने बताया है सेकंड। तो आपके पास करंट कूलम का फार्मूला आ जाएगा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब यहाँ देखें तो कूलम किसके बराबर बनता है, एम्पेयर सेकंड के बराबर बनता है। तो ये याद रखें एम्पेयर सेकंड, ये आपके पास एक और यूनिट है चार्ज का, और इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, हम लोग बोलते हैं एम्पेयर सेकंड इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पेयर सेकंड जो है ये चार्ज का बेस यूनिट है। तो पेपर में अगर MCQ आ जाए कि व्हाट इज़ द बेस यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपने आंसर में लिख देना है एम्पेयर सेकंड इज़ द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ से एक कूलम की डेफिनेशन भी बन जाती है हमारे पास कि एक कूलम बराबर है 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, जिसका मतलब है अगर किसी बॉडी में से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो किया है 1 सेकंड में, तो उस बॉडी में से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 1 कूलम का। 1 कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी में से तब फ्लो करता है जब आप 1 एम्पेयर का चार्ज करंट फ्लो करवाते हैं 1 सेकंड में। ये ऐसा यूनिट बेटा जी आपने याद रखना है। अब ये भी बात याद रखें कि हमारे पास इसके रिलेटेड अब कुछ MCQs भी पूछे जाते हैं, और चार्ज के अब 2 फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों समराइज करके यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज का एक फार्मूला हमारे पास है Q इक्वल्स टू NE, और चार्ज का दूसरा फार्मूला हमारे पास आ चुका है IT। बहरहाल अब फर्दर मूव करते हैं और कुछ MCQs करते हैं। तो पहले MCQ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अगर आपके पास 1 कूलम का चार्ज हो, देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो याद रखें चार्ज आपको दे दिया गया है 1 कूलम का, और पूछा क्या गया है बेटा जी, पूछा आपसे गया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी क्वेश्चन N के बारे में कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसके लिए फार्मूला बड़ा ही आसान है, हमने फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू NE, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ चार्ज। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q और E जाकर डिवाइड हो जाएगा। Q बेटा जी हमारे पास चार्ज है, और चार्ज हमें दिया गया 1 कूलम। नीचे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होता है। बेटा ये रेशियो एक तो आपने ज़बानी याद रख लेनी है, दूसरा अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपके पास आता है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात याद रखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने हमें फाइंड करने का कहा था 1 कूलम चार्ज में, तो वो होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज योर आंसर। इसके आगे हम इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है, और ये रेशियो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 होते हैं। बहरहाल आगे मूव करते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आप सब बच्चों को पता होने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक असूल क्या कहते हैं? अच्छा जी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला असूल है वो कहता है कि लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस हों तो वो रिपेल करते हैं। जैसे अगर आप ये नीचे डायग्राम में देखें तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। यानी ये जो दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी सेम चार्जेस हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों सेम चार्जेस हैं
लाइक चार्जेस हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। और ये भी बात याद रखें कि जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जैसे अगर मेरे पास इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है और उस तरफ एक नेगेटिव, तो याद रखिएगा अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब चाहे अट्रैक्ट करें चाहे रिपेल करें, यहाँ पर लगती है फोर्स। और याद रखें कि जो फोर्स लगती है इस फोर्स के दो नाम हैं। नंबर 1, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नंबर 2, चूँकि इस फोर्स को चार्ल्स कूलम ने मैग्नीफाई किया था, यानी उसकी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें चार्ल्स कूलम ने बताया था, इसलिए हम लोग इस फोर्स को कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, दिस फोर्स हैज 2 नेम्स, इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज आल्सो नोन एज एन कूलम फोर्स। तो ये आपने याद रखना है। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 कूलम, 20 कूलम, -5 कूलम या -50 कूलम। ये आपका क्वेश्चन है। इनमें सबसे ज़्यादा चार्ज कौन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज किसके पास है। अब इसमें से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि 20 कूलम चार्ज सबसे बड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेगेटिव में वैल्यू जो है वो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन हो गया, 20 कूलम। तो बच्चे लगा देते हैं 20 कूलम। बेटा याद रखें कि चार्ज के केस में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता। चार्ज के केस में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, ये सिर्फ इसलिए शो करते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या शो कर रहा होता है, इट शोज़ द नेचर ऑफ चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें ये बता रहा होता है कि जो चार्ज हम देख रहे हैं उसकी नेचर कौन सी है, इधर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी चार्ज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होता है तो उसका मतलब याद रखिएगा कि वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -50 कूलम। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखा जाएगा। तो -50 कूलम इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर आते हैं ना। गौर कीजिएगा, जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं तो ये आपकी बुक में एक्सप्लिसिटली तो एक्सप्लेन नहीं है, मतलब अलहदा से टॉपिक बन के तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो इसके बाद हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, एक MCQs करेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और कल से इंशाल्लाह कूलम्स लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बेटा जी सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। अब आपको पता है फ्रिक्शन में क्या करते हैं, फ्रिक्शन में आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं। और जब आप रब करते हैं तो याद रखिएगा, रब करने से देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो फिर एक बॉडी पे पॉजिटिव आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव आता है। नाउ फॉर एग्जांपल ये दोनों मेरे पास न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। मैं इस बॉडी को पकड़ता हूँ और इसके साथ मैं इस तरीके से रब करता हूँ। जब मैं अपनी इस पॉजिटिव बॉडी को पकड़ूंगा और अपनी दूसरी बॉडी के साथ इस तरीके से रब करूँगा, इसके साथ एक फ्रिक्शन जनरेट होगी। तो बेटा जब फ्रिक्शन जनरेट होगी तो हीट पैदा होगी और हीट से इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके चले जाएंगे। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो याद रखें फ्रिक्शन में आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करके दूसरे वाले में चला गया, तो जहाँ से लीव किया वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से लीव किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस जगह पर चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से चार्जेस आ चुके हैं, नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं। अगर हम कंडक्शन की बात करें, अच्छा अब इसमें मैं बता देता हूँ कि फ्रिक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होता है जब दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक बॉडी पे नेट चार्ज पहले से ही है तो फिर उसे फ्रिक्शन नहीं बोलते, कंडक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन बोथ बॉडीज़ न्यूट्रल होती हैं और बाद में दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो बोथ बॉडीज़ न्यूट्रल इनिशियली, शुरू में दोनों बॉडीज़ इनिशियली न्यूट्रल होती हैं और बाद में इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। कंडक्शन की बात करें
तो बेटा याद रखिएगा कि कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी पहले से ही पड़ी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि कंडक्शन में भी देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब दोनों न्यूट्रल बॉडी से नहीं होता। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक अदद चार्ज बॉडी से, यानी हम एक चार्ज बॉडी को उठाते हैं और चार्ज बॉडी से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं कौन सी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में। तो ये बात याद रखिएगा, फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज़ ही न्यूट्रल होती हैं, लेकिन कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अ न्यूट्रल बॉडी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये एक बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं बोलूँगा कि ये एक अदद चार्ज्ड बॉडी है, जबकि दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं इन दोनों को टच करता हूँ बेटा, चूँकि ये वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी वाली बॉडी पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज अब दूसरी बॉडी में जाने लग जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक दोनों बॉडीज़ पे चार्ज बराबर नहीं हो जाता, और फिर इवेंचुअली नतीजा ये निकलेगा कि हमारे पास इस वाली बॉडी पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज होगा और इस वाली बॉडी पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं इस बॉडी को बॉडी ए कह दूं और इस बॉडी को बॉडी बी कह दूं, तो याद रखिएगा दोनों बॉडीज़ पे चार्ज सेम होगा। क्यू चार्ज ऑन बॉडी ए इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन बॉडी बी, यानी कि कंडक्शन में दोनों बॉडीज़ पे इक्वल और सेम चार्ज आता है, इक्वल और सेम चार्ज आता है, क्योंकि जो बॉडी नेगेटिव थी उसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए हैं दूसरी बॉडी को, तो दोनों में सेम चार्ज आता है, इक्वल आता है और नेचर भी सेम होती है। जबकि फ्रिक्शन में एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन एक बॉडी पे पॉजिटिव आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव आता है, जबकि कंडक्शन में दोनों बॉडीज़ पे सेम चार्ज आता है और वो इक्वल भी होता है मैग्नीट्यूड में। आखिरी तरीका कंडक्शन है, और यहाँ पर याद रखें कि चाहे फ्रिक्शन हो हमारे पास, फ्रिक्शन में भी बॉडीज़ का टच ज़रूरी है, अगर बॉडीज़ टच नहीं होंगी तो चार्ज नहीं आएगा। चाहे कंडक्शन हो, कंडक्शन में भी बॉडीज़ का टच करना ज़रूरी है, टच नहीं होगा तो बॉडी पे चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इंडक्शन की बात करूँ तो याद रखिएगा ये वाहिद ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी किस्म के टच की ज़रूरत नहीं होती, वायरलेस तरीका है ये समझ लें आप, इसमें टच की ज़रूरत नहीं होती। अब इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है कि आप दूसरी बॉडी में यानी न्यूट्रल बॉडी में सेपरेशन ऑफ चार्जेस करा देते हैं। यू डू सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ न्यूट्रल बॉडी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ न्यूट्रल बॉडी। आप एक न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस को सेपरेट करवा देते हैं, और कैसे सेपरेट कराते हैं, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट। आप इसमें न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस की सेपरेशन करा देते हैं बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू इट। इसके करीब लाकर आप एक चार्ज बॉडी को जब आप इसके करीब लाते हैं तो दूसरी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में सेपरेशन हो जाती है। इसको आसानी से समझते हैं बेटा। सबसे पहले बात याद रखें, ये मेरे पास एक अदद चार्ज बॉडी है और ये मेरे पास एक अदद न्यूट्रल बॉडी है। अब ये चार्ज कैसे है, क्योंकि इसमें देखें सारे चार्जेस ही पॉजिटिव हैं, जबकि अगर आप इसमें देखें तो जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके अंदर उतने इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं इस चार्ज बॉडी को पकड़ता हूँ और इस चार्ज बॉडी को पकड़ के न्यूट्रल बॉडी के करीब लाता हूँ। बेटा जब मैं इस चार्ज बॉडी को पकड़ के न्यूट्रल बॉडी के करीब लाऊंगा, इस बॉडी में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये मेरे पास इस बॉडी के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं ये सब इसकी तरफ जाएंगे, ये सारे इसकी तरफ जाएंगे, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस अब चले जाएंगे इसकी तरफ। बहरहाल अगर मैं इनको अलग अलग लेके जाऊँ तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चले जाएंगे। होगा क्या, होगा ये कि इस बॉडी में हमारे पास जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो चले जाएंगे पॉजिटिव के पास, तो यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे बॉडी के पास, पॉजिटिव वाली बॉडी के पास, और जितने पॉजिटिव हैं वो रिपेल होकर दूर 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 चले जाएंगे। आप यहाँ पर गौर से देखें कि एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस डेवलप हो गई है। इसके आधे हिस्से में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया और आधे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज नाउन एज इंडक्शन, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। और ये तीनों हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी पे अगर आप चार्ज लाना चाहते हैं तो इन तरीक़ों से आप किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक MCQ है, अ सॉप बबल इज़ गिवन अ नेगेटिव चार्ज। आपके पास एक सॉप बबल है और सॉप बबल को आपने एक अदद नेगेटिव चार्ज दिया है, उसके रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है,
लेट्स से कि ये मेरे पास एक अदर सॉफ्ट बबल है और इस सॉफ्ट बबल के आउटर या इनर सरफेस के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया है नेगेटिव। अब याद रखें कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये सारे चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इन सब चार्जेस के दरमियान एक म्यूचुअल रिपल्जन आ चुकी है। बेटा जब इन सारे चार्जेस के दरमियान एक म्यूचुअल रिपल्जन आएगी तो याद रखिएगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका रेडियस इंक्रीज होगा। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि अगर आप किसी सॉफ्ट बबल को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं उसका रेडियस इंक्रीज होने लग जाता है। इसी के वाले से एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये मैं आपको ऊपर एक MCQs भी सॉल्व करवा चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये इसका सेम सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ पर भी हमने निकालना है कि मुझे उसने पूछे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज मुझे उसने दिया हुआ है 1 कूलम और यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा Q = NE और यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मेरा फार्मूला बनेगा Q/E। तो N बनेगा, चार्ज हमारे पास है 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आपके पास आएगा नंबर ऑफ चार्जेस इज़ इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने दोबारा आपको प्रैक्टिस करवा दिया है, पहले एक MCQs की सूरत में और अब मैंने आपको ये क्वेश्चन की सूरत में करवाया। और ये ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में वो हमने पढ़ लिया और फिर वो आपको इलेक्ट्रॉन दे के कह सकता है कि इनका चार्ज कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी हमारे पास 1500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1500 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है जी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज इन 20,000 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर 20,000 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए भी बेसिक फार्मूला आप लगाएंगे Q = NE। Q = बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने आपको दे दिए हैं 20,000 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है और उसके लिए आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पर देखें कि 4 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, तो 4 ज़ीरोज़ को आप 10⁻⁻19 से इक्वेट करेंगे तो 4 डिजिट जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो आपके पास बनेगा 15 और 2 × 1.6 बनता है 3.2। तो ये बनेगा 3.2 × 10⁻⁻15 कूलम। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये बात आपने याद रखनी है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर हो, आपको कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दूंगा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।